हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू माय क्लास। और हमारी जो लास्ट क्लास थी वो हमने बीच में ब्रेक की थी, एक टॉपिक हमने बीच में रोका था, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। और वो टॉपिक था हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एसेट्स। क्योंकि क्लास हमारी आज होगी 11 हमारी क्लास है आज। और हमने पिछली अपनी क्लास में एसेट के बारे में पढ़ा था कि एसेट क्या होती है। किसी भी एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी एसेट होती है, उसमें बिल्डिंग, मशीन, लैंड, कैश एट बैंक, ये सब इंक्लूड होता है। ठीक है। उसके बाद हमने अपना पढ़ा था कि 3 तरीके की हमारे पास एसेट होती है। 3 जगह हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। आपको नॉन करंट एसेट्स मैंने लास्ट क्लास में क्लियर करा दिया था। जिन स्टूडेंट्स को इसमें डाउट हो वो अपना पिछली वीडियो जो है जाकर देख लें, तो उनको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स का। आज हम बात करेंगे केवल करंट एसेट्स की और फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स की। क्या होती हैं करंट एसेट्स? विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एसेट्स एंड सर्कुलेटिंग एसेट्स। ऐसी संपत्तियां या ऐसी एसेट्स जिनको हम विद इन 1 ईयर मतलब 1 साल से कम समय में जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हमें पैसे की जरूरत है और हम उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सके, तो वो कहलाती हैं आपकी करंट एसेट्स। और इसका दूसरा नाम भी है, इनको हम फ्लोटिंग एसेट्स या फिर सर्कुलेटिंग एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स या फिर सर्कुलेटिंग एसेट्स, हम ये भी इनको कह सकते हैं। ये होगी फ्लोटिंग एसेट्स, ये होगी सर्कुलेटिंग एसेट्स। और कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर हम इनको कैश में कन्वर्ट करा सके तो वो कहलाती हैं करंट एसेट्स। एग्जांपल के तौर पर कैश का मतलब जो आपके पास पैसा है, इसे हम कैश इन हैंड भी बोल सकते हैं। कैश एट बैंक, जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है तो वो भी आपका ही है। डेटर्स कौन होते हैं? देनदार, जो आपका पेमेंट देंगे, जिन्हें आपने कुछ उधार दिया होगा, कुछ सामान बेचा होगा या फिर आपने उनको उधार पैसे दिए होंगे, वो कहलाएंगे आपके देनदार, इंग्लिश में कहेंगे डेटर्स। तो वो भी आपकी क्या है? करंट एसेट्स, क्योंकि वो आपका पेमेंट करेंगे। बी आर को फुल फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो इसको लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, ये जो बी आर लिखा है इसको लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब ऐसे बिल्स जिनका पेमेंट आपको मिलना है, वो कहलाते हैं बिल्स रिसीवेबल। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक मैंने आपको बिफोर लास्ट क्लास आपको मैंने पढ़ाया था पूरा डिटेल में। स्टॉक मतलब जो हमारे पास एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बिना बिका हुआ बच जाता है गुड्स, उसको बोलते हैं हम स्टॉक। तो वो स्टॉक भी हमारा करंट एसेट में आता है, क्योंकि उसको भी हम कैश में बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल करंट एसेट्स का कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऐसे एसेट्स जिनको आप जल्दी से जल्दी कम से कम समय में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? करंट एसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। नाम से ही पता लग रहा है कि केवल नाम की ही संपत्तियां हैं, संपत्ति है ही नहीं, केवल नाम की है। देखिए, इन रियली दीज आर नॉट एसेट्स, साफ साफ लिखा है नॉट एसेट्स, but showing in assets side for transferring them in the profit and loss account। मतलब ये कोई एसेट्स नहीं है, लेकिन जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो अपनी बैलेंस शीट में इन संपत्तियों को, यानी कि जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इनको बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखते हैं, ताकि हम समय आने पर उनको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर सकें। ये तो हुई इसकी बात, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ। दीज आर जस्ट लाइक ग्रुप ऑफ लॉसेस। मतलब ये क्या है? ये कोई संपत्ति नहीं है, ये ऐसे हैं जैसे किसी लॉस का ग्रुप होता है। तो उसको हमने, चूंकि प्रॉफिट जो होते हैं वो लायबिलिटीज साइड में दिखाए जाते हैं। जब हम बैलेंस शीट करेंगे तो वहां आप ये सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपरली समझ जाएंगे। प्रॉफिट जो होते हैं वो लायबिलिटीज में दिखाए जाते हैं, तो इसलिए लॉस जो होते हैं वो एसेट में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो तो नॉर्मल कि जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अपने बिजनेस का निकाला है, उसमें अगर आपको लॉस हुआ है तो उसे आप यहाँ दिखा सकते हैं। हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हैवी एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट हुआ, आपने छोटा मोटा विज्ञापन दे दिया, छोटा मोटा उसमें खर्च हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक होता है आपने कोई बड़ा एडवर्टीजमेंट दिया,
मतलब मान लीजिए 5-10 लाख रुपए आपने, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस होते हैं तो वो बहुत बहुत खर्च करते हैं विज्ञापन पर, क्योंकि विज्ञापन से ही सेल्स प्रमोशन होता है। सेल्स प्रमोशन करने से जो है आपका सेल्स इंक्रीज होती है, सेल्स इंक्रीज होगी तो आपको प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एडवर्टीजमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए किसी ने एडवर्टाइज करा 5 लाख का, अब अगर ये 5 लाख रुपए वो 1 साल में ही प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देगा तो उसके प्रॉफिट पर एकदम बहुत इफेक्ट पड़ेगा। उस साल का जो उसका प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए से एकदम नीचे आ जाएगा। और जबकि जो ये एडवर्टीजमेंट है, ये तो है नहीं कि आपको कुछ दिन तक बेनिफिट देगा, ये आपको लॉन्ग टाइम बेनिफिट देगा। क्योंकि जो हैवी एडवर्टीजमेंट होते हैं, जैसे बड़े बड़े साइन बोर्ड लगते हैं, आपने देखा होगा, बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर बड़े बड़े लगे रहते हैं, बहुत बहुत लंबे समय तक लगे रहते हैं। तो ऐसे टीवी पर एडवर्टीजमेंट आता है, तो इस तरीके से जो हैवी एडवर्टीजमेंट अमाउंट होती है उसको हम पूरा एक साथ 1 साल में कभी भी राइट अप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे क्या होता है, बिजनेस के प्रॉफिट पर एकदम से बर्डन आ जाता है। तो हम ये मानकर कि मान लीजिए हमें 3 साल बेनिफिट होगा या 4 साल बेनिफिट होगा या 5 साल बेनिफिट होगा, जैसा भी बिजनेस की पॉलिसीज है अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको डिवाइड कर लेते हैं ईयर्स में। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि जो भी बिजनेसमैन है, ये जिसका हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि 5 लाख रुपीज उसके एडवर्टीजमेंट के अमाउंट के हैं, तो हमने यहाँ ये मान लिया कि ये 5 ईयर्स का बेनिफिट देगा। 5 ईयर्स तक ये अमाउंट से जो हमने एडवर्टीजमेंट किया है ये हमको बेनिफिट देगा, एग्जाम्पल मान लिया हमने। तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 लाख पर एनम आ गया, पर एनम। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज को 5 साल तक प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते जाएंगे, मतलब खत्म करते जाएंगे। तो इससे हमारे प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और हमारा जो एक्सपेंस है वो भी धीरे धीरे वो कंप्लीट हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला एग्जांपल हमने लिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनको हिंदी में कहें तो प्रारंभिक व्यय, शुरुआत के खर्चे। जब आप कोई बिजनेस स्टेबल करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसकी बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग में जो एक्सपेंसेस होते हैं तो वो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब हमारा बिजनेस अभी अभी तो शुरू हुआ है, ये खर्च कहाँ से पूरे होंगे एकदम से, तो उनको भी हम एसेट साइड में रखते हैं और ईयरली या जैसे भी आपकी बिजनेस की पॉलिसी है धीरे धीरे उनको राइट ऑफ करते जाते हैं। तो ये हो गई आपके फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट। एक बार शॉर्ट में मैं आपका पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ तीनों एसेट्स का एक साथ। एसेट्स वो होती हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी होती हैं और उसके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। 3 तरह की हमारी एसेट्स होती हैं, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस। नॉन करंट वो होती हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, हमारी मोर देन 1 ईयर हमें बेनिफिट देती हैं, हमारे साथ रहती हैं बिजनेस में, और साथ ही समय के साथ साथ उनकी वैल्यू भी कम होती है। वो भी 2 तरीके की, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल। टेंजिबल वो जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इंटेंजिबल जिनको ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टेंजिबल में मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, और इंटेंजिबल में गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। अब आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती हैं जिनको हम विद इन 1 ईयर मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो हमारी एसेट्स कौन सी होती हैं, कैश जो आपके पास है, बैंक में जमा पैसा, आपके देनदार, आपको जो बिल्स मिल रहे हैं, स्टॉक, और भी इसके एग्जाम्पल हैं वो हम धीरे धीरे सब सीख लेंगे। इसके बाद है फिक्टिशियस यानी कि कृत्रिम या नाम मात्र की संपत्ति, जो वास्तव में कोई संपत्ति नहीं है बल्कि एक ग्रुप ऑफ लॉस है। उनको हम समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते रहते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के लिए। केवल उनको दिखाया एसेट साइड में जाता है लेकिन वो वास्तव में कोई संपत्ति नहीं होती है। मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैसे मैंने यहाँ पर सभी कुछ कवर कर लिया है और ये थोड़ा शोर हो रहा है क्योंकि शादी है ना। वैसे तो मैं क्लास जो है वो दिन में रिकॉर्ड इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि जो बाहर रोड है वहाँ पर ट्रैफिक चलता रहता है तो बहुत आवाज़ आती है। अब रात को मैं 11 बजे 12 बजे ऐसे जो है क्लास रिकॉर्ड करती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन अब शादी है तो उसका शोर थोड़ा, क्योंकि शादी रात की है तो उसका शोर थोड़ा आ रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा डिस्टर्बेंस को एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।